हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले क्लास में विद्युत धारा से संबंधित लेसन को शुरुआत किया था और उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, तो उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग जानेंगे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा आवेश का गुण के बारे में हम लोगों ने जाना था कि आवेश के बहुत तरह के गुण होते हैं, जैसे कि क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, और भी बहुत पहलुओं पर हम लोगों ने विचार किया था। तो चलिए उसी प्रकार आज हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जो बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सबसे पहला यही कहूँगा कि वो सबसे पहले मेरे पीछे जाएं और सारे वीडियो को पहले देखें, तभी वो इस क्लास में आए, तब उसको ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जानने का प्रयास करते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। आवेश तो आप लोगों को समझ में आ गया ही होगा बच्चों कि आवेश क्या होता है। मैं सरल शब्दों में एक बार रिवीजन आप लोग को करा देना चाहता हूँ कि आवेश जो होता है किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है बच्चों। और इसकी जो परिभाषा दी जाती है उसके गुण के आधार पर दिया जाता है। वास्तविकता में होता है क्या कि आवेश पदार्थ का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, है कि नहीं। आवेश का कोई डेफिनेशन अपना नहीं होता है, जो भी डेफिनेशन दिया जाता है उसके गुण के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि यदि आवेश किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न हो जाता है तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण उसके अंदर आ जाता है। तो उसी बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर जो है हम लोग आवेश को परिभाषित करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण पदार्थ में आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण होता है। और इस गुण के आधार पर बहुत सारे पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले उस चीज़ को आप लोगों को जानने के लिए पिछले वीडियो आप लोग देखिए, मेरा लिंक जो है ना, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ और उसके बारे में आप लोग जानिए। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र का परिभाषा लिख देते हैं बच्चों। देखिए, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, है कि नहीं। वो अपने चारों ओर जो होता है एक क्षेत्र बनाता है इस प्रकार, है कि नहीं। वो एक अपने चारों ओर क्षेत्र बनाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर ही आने वाले कोई अन्य आवेश, यदि कोई धन आवेश यदि लाएंगे, कोई ऋण आवेश लाएंगे, तो ही वो आकर्षण बल का अनुभव इसके अंदर कर पाएगा। और यदि वो इस क्षेत्र के बाहर यदि कोई आवेश है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाता है बच्चों। तो ये सीमित क्षेत्र ही जो होता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग तो जानते ही हैं बच्चों कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं बच्चों। तो ये आवेश होते हैं धन आवेश और ऋण आवेश। दोनों ही आवेश का अपना अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। धन आवेश भी अपने चारों ओर क्षेत्र बनाते हैं और ऋण आवेश भी अपने चारों ओर क्षेत्र बनाते हैं। तो आवेश का यहाँ पर दो तरह का दशा होता है बच्चों। आवेश की दो प्रकार की दशा होता है, मतलब आवेश का हम लोग दो प्रकार से अध्ययन करते हैं। एक तो स्थिरावस्था में आवेश का अध्ययन करेंगे और एक हम लोग आवेश जब गतिशील होता है तब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जब आवेश जब स्थिर रहता है तो उसके चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और वहीं जब आवेश गतिशील हो जाता है तो उसके चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे किसी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर आवेश जो है आपका गतिशील है, इसीलिए आवेश है ना गत्यावस्था में वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों। हम लोग ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए, कोई भी आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि प्लस क्यू चार्ज यदि होता है कि नहीं? तो वो है कि नहीं? एक विद्युत बल रेखा उत्पन्न करता है कि नहीं? और कोई माइनस यदि कोई चार्ज है बच्चों, तो वो क्या करता है? अपने अंदर विद्युत बल रेखा का विलीन कर लेता है। तो ये विद्युत बल रेखा क्या होता है बच्चों? ये एक अलग प्रकार का वर्ड है कि नहीं? बहुत है ना कॉम्प्लिकेटिव वर्ड सब जो है विद्युत धारा में हम लोग या विद्युत क्षेत्र के अध्ययन के समय में इसका उपयोग करते हैं। तो सारे वर्ड के बारे में यह सब के फैक्ट जो होता है बच्चों उसको स्पष्ट करते हुए हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। आप लोग धैर्य से बैठे रहें। देखिए, ये प्लस क्यू आवेश जो होता है ना? इसमें क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएँ जो होती है इससे बाहर की ओर निकलती है। विद्युत बल रेखाएँ जो होती है इस प्रकार इसमें बाहर की ओर निकलती है बच्चों। लेकिन वहीं हम ऋण आवेश में हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें विद्युत बल रेखाएँ जो होती है अंदर की ओर प्रवेश करती हुई है ना? विलीन हो जाती है। प्रवेश करके उसमें अंदर विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार जो हम लोग देखते हैं। तो ये होता है बच्चों, है ना? तो ये विद्युत बल रेखाएँ क्या होती है कि विद्युत बल रेखा जो होती है वो क्या होता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र या विद्युत के बारे में, है ना? स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए एक काल्पनिक रेखा की हम लोगों को आवश्यकता होती है कि नहीं? उसी काल्पनिक रेखा को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग आगे स्पष्ट रूप से हम लोग आपके बारे में एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और कहे थे कि इसका 2 प्रकार से परिभाषा दिया जाता है। तो एक तो परिभाषा ये होता है बच्चों कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वहीं दूसरी परिभाषा जो है इस प्रकार दी जाती है कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करना पड़ता है, तो वह सीमित क्षेत्र जो होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग अब इसके बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। पहले मैं इसका डेफिनेशन को लिख देता हूं। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। वह सीमित क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह सीमित क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है बच्चों, है ना? किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है ना? उस सीमित क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक कोई आवेश Q रखा गया है। तो ये आवेश अपने चारों ओर जो है एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा बच्चों। ये एक प्लस क्यू आवेश है कि नहीं? ये प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। तो अब यदि कोई दूसरा आवेश छोटा आवेश है क्यू आवेश, तो यदि हम इसको धीरे धीरे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि हम ले जाते हैं तो ये आवेश है ना, इस आवेश के कारण जो होता है एक बल का अनुभव करता है, जिसको हम लोग प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इस आवेश को यदि इस आवेश की नज़दीक ले जाएंगे तो आकर्षण बल का अनुभव होता है। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश जो है अभी इतना बड़ा विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, तो क्या इस क्षेत्र के बाहर आवेश को रखा गया है तो क्या ये विद्युत क्षेत्र का विद्युत बल का अनुभव करेगा? नहीं करेगा। तो धीरे धीरे जब इसको नज़दीक ले जाएंगे, जब आवेश को जब हम यहाँ पे लाते हैं प्लस क्यू आवेश को, तो ये आकर्षण करता है कि नहीं? तो बल का अनुभव करता है। तो इस दूरी को हम लोग त्रिज्या मान करके इसके चारों ओर एक गोला का रचना करते हैं। तो वह जो गोलाकार भाग होता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
वहीं यदि हम मान लेते हैं कि ये तो प्रतिकर्षण बल का, क्योंकि ये भी प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। वहीं यदि हम इस आवेश में, है कि नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास प्लस क्यू आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र का जो निर्माण होता है जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग माइनस क्यू आवेश को ले जाते हैं, तो ये आकर्षण बल का अनुभव अभी नहीं करेगा, है कि नहीं। जब इस आवेश को हम यहाँ तक लाएंगे तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा, है कि नहीं। तो इस दूरी को हम लोग त्रिज्या मानकर एक गोला का रचना करते हैं, और वह गोलाकार भाग जो होता है प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो प्लस आवेश प्रतिकर्षण बल करेगा अनुभव, और माइनस क्यू आवेश आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इसका क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का जो सीमाएं होती है वो सीमित होती है कि नहीं, वो लिमिटेड होती है, वो अनंत दूरी तक नहीं फैला होता है। लेकिन फिर भी जो है, हम जब सैद्धांतिक रूप में जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जब इसको हम लोग सैद्धांतिक रूप में पढ़ते हैं तो ये अनुभव करते हैं कि विद्युत क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला होता है। जब वहीं हम लोग प्रायोगिक रूप में जब विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र सीमांत होते हैं, है कि नहीं, मतलब इसका सीमा होती है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने जाना, इसको मैंने दो तरह से परिभाषित किया बच्चों की, स्थिर आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और वहीं यदि आवेश गतिशील हो जाता है तो उस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो दूसरी तरह से हम लोग इसको परिभाषित किए बच्चों कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह सीमित क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है ना, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोगों को हम बता दिए कि सैद्धांतिक रूप में यह विद्युत क्षेत्र जो होती है वो अनंत दूरी तक फैली होती है, प्रायोगिक रूप से जो होती है वो सीमांत होती है, मतलब उसकी सीमाएं होती है वो लिमिटेड होती है। इसका सरल प्रयोग यदि आप करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र को समझना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए कि एक स्प्रे लीजिए जिसको हम लोग सेंट वाला स्प्रे कहते हैं, तो उसको आप लोग कहीं भी स्प्रे कर दीजिए। तो वह सेंट क्या करेगा कि अपने चारों ओर एक निश्चित दूरी तक ही जो है फैला हुआ रहेगा, है कि नहीं। जब आप उसके एरिया में जाइएगा तो ही आपको अनुभव होगा, यदि आप दूर में रहेंगे उससे तो वह अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेंट अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र बना लेता है कि उसका प्रभाव इतने दूर तक होगा, इससे बाहर नहीं होगा। आप उसके एरिया में प्रवेश करिएगा तो ही आपको जो है उस, है ना, सेंट का अनुभव होगा, स्मेल आपको आएगा। उसी प्रकार आवेश भी होता है, आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है, इस क्षेत्र के अंदर यदि आप किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो ही आपको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, अन्यथा नहीं होगा। जिस प्रकार यहाँ पर है, यह प्लस क्यू आवेश अभी बल का अनुभव नहीं करेगा, जब इसके क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो ही ये बल का अनुभव करता है बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग विद्युत क्षेत्र को जानते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो हम लोग देखेंगे कि देखिए, विद्युत क्षेत्र को, है ना, व्यक्त करने के लिए विद्युत बल रेखा क्या होता है। विद्युत बल रेखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र को, है ना, विद्युत क्षेत्र को, है कि नहीं, के अध्ययन के लिए जिस काल्पनिक रेखा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो उसका परिभाषा हम लोग लिख देते हैं बच्चों पहले, कि विद्युत क्षेत्र के अध्ययन के लिए, विद्युत क्षेत्र के अध्ययन के लिए, विद्युत क्षेत्र के अध्ययन के लिए जिस काल्पनिक रेखा की आवश्यकता होती है, जिस काल्पनिक रेखा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे विद्युत बल रेखा कहा जाता है, उसे विद्युत बल रेखा कहा जाता है, विद्युत बल रेखा कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है।
तो ये बात याद रखिएगा, है कि नहीं, कि हम लोग अध्ययन के लिए, ये वास्तविक रूप में कोई रेखाएं होती नहीं है, ये काल्पनिक रूप में उसको सिर्फ व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो वही परिभाषा मैंने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के अध्ययन के लिए जिस काल्पनिक रेखा की आवश्यकता होती है ना, उसे विद्युत बल रेखा कहा जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं। या फिर उसको हम लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि देखिए कि वह काल्पनिक पथ, देखिए वह काल्पनिक पथ, वह काल्पनिक पथ जिस पर कोई प्रोटॉन, जिस पर कोई प्रोटॉन, है कि नहीं, जिस जो धन आवेशित होता है, पॉजिटिव होता है, जिस पर कोई प्रोटॉन चलता है या चलने की चेष्टा करता है, या चलने की चेष्टा करता है, वह काल्पनिक पथ, वह काल्पनिक पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई प्रोटॉन है, यदि वो इस रास्ते से होकर के चलता है तो उसी को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, ELF कहते हैं उसको। तो यह बल रेखा के कुछ बहुत गुण होते हैं बच्चों, उतना डिटेल्स में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिलहाल फिर हम इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख देते हैं। देखिए यह बल रेखा जो होता है, यह बल रेखा, है कि नहीं, यह बल रेखा धन आवेश से उत्पन्न होता है, यह बल रेखा धन आवेश से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, यह बल रेखा धन आवेश से उत्पन्न होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ये उत्पन्न होगा, मतलब बाहर की ओर जाएगा, इस प्रकार बाहर की ओर जाता है। और वहीं यदि ऋण आवेश इसको मिल जाता है तो उसमें वो विलीन हो जाता है कि नहीं। देखिए लेकिन ऋण आवेश में यह रेखा विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, इस प्रकार होगा। मान लेते हैं कि यहाँ ऋण आवेश है बच्चों, तो यह रेखा देखिए विलीन हो जाएगा इस प्रकार, है कि नहीं, इस प्रकार जो है वो विलीन हो जाता है कि नहीं। तो यदि धन आवेश और ऋण आवेश को रख दीजिएगा तो धन आवेश से उत्पन्न होगा और ऋण आवेश से विलीन हो जाएगा, तो यह आपका आकर्षण को दिखाता है। तो दूसरी बात होती है कि दो बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है कि नहीं, दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, देखिए हम आंसर लिख देते हैं इसका, क्यों नहीं करती है। देखिए होता क्या है कि विद्युत बल रेखा जो होती है वो क्या होता है, देखिए धन आवेश यहाँ पर है और ये ऋण आवेश है बच्चों। तो धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश में वो विलीन हो जाती है, कुछ इस प्रकार फोटो बनता है कि नहीं, कुछ इस प्रकार का फोटो बनेगा बच्चों। इसमें भी कुछ इस प्रकार का फोटो बनता है कि नहीं। इसकी दिशा बाहर की ओर होती है, धन आवेश में बाहर की ओर होगी, वहीं ऋण आवेश में अंदर की ओर होती है। तो ये जो बल रेखा आप देख रहे हैं वो क्या होता है, वक्र है, मतलब ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वक्र है। यदि इस पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाता है। कहने का मतलब हो गया
कि वक्रीय बल रेखा पर, देखिए वक्रीय बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा, खींचा गया है ना, वक्रीय बल रेखा पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, क्षेत्र की दिशा को बतलाता है ना। वक्रीय बल रेखा पर खींचा गया, मान लेते हैं कि ये एक वक्रीय बल रेखा है, ये वक्रीय बल रेखा है और इस पर मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये स्पर्श रेखा जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो आप किसी भी वक्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींचिएगा तो विद्युत क्षेत्र की सिर्फ एक ही दिशा होगी, वो किधर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है ना चार्ज की ओर होती है, नेगेटिव चार्ज आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। आप इमेजिन करिए कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हो, इस प्रकार काट देती है, तो जहां पर वो काटेगी उससे यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो तो दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतला रहा है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद्युत क्षेत्र का, इंग्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा क्या, जो जो संभव है, नहीं संभव नहीं होता, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जब दो बल रेखा, जब दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदक बिंदु से, तो प्रतिच्छेदक बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदक बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, दिशा को बतलाता है, दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, नहीं जो संभव नहीं है, इसलिए बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, इसलिए बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो ये था इसका प्रॉपर्टी बच्चों, है कि नहीं। आगे में इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों को इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ने को मिलेगा बच्चों। तो सबसे पहला इसका क्या गुण था बच्चों, हम यहाँ देख पाते हैं कि यह बल रेखा जो होती है किसी धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश में विलीन हो जाती है। जब दोनों आवेश को एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है ना, तो वो क्या होती है, धन आवेश से उत्पन्न होगी, ऋण आवेश में विलीन हो जाएगी। और इस वक्र जब विद्युत बल रेखा पर हम जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है कि नहीं। ये जो विद्युत बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्योंकि यदि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वह दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, जो कि संभव नहीं होता। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र का सिर्फ एकमात्र दिशा होता है, दो दिशा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हम लोग जानेंगे। तो आकर्षण है कि नहीं और प्रतिकर्षण का जो हम लोग देखते हैं वो कुछ इस प्रकार होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होती है, दो हम जानते हैं कि समान आवेश है कि नहीं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करती है। यहाँ आकर्षण है बच्चों और यहाँ पर प्रतिकर्षण है। तो आकर्षण क्या होता है, असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है,
असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है और वहीं समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। जैसे प्लस चार्ज है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में रिपेल करेगा। वहीं नेगेटिव भी चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को वो रिपेल करेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, है कि नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और यहाँ इसी प्रकार यहाँ पर भी यदि नेगेटिव चार्ज हो जाए, यहाँ भी यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा बच्चों। तो समान चार्ज, तो इसको हम लोग विद्युत बल रेखा के टर्म में समझेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो विद्युत बल रेखा देखते हैं इससे निकल करके इसमें विलीन हो जाती है, कुछ इस प्रकार होती है कि नहीं। फोटो को हम लोग बना देते हैं। इस प्रकार होता है, इसमें अंदर की ओर जाती है, इससे बाहर की ओर निकलती है। धन आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर निकलेगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसके अंदर जा रही है जिसकी वजह से यह आकर्षण होता है। वहीं यदि हम लोग प्रतिकर्षण के बारे में बात करते हैं तो मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज, इससे भी बल रेखाएं निकलती है, इससे भी बल रेखा, तो एक दूसरे को काटेगी तो नहीं। हम लोग अभी कहें कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती तो नहीं है, जिसके वजह से दोनों के बीच में दबाव बढ़ जाता है। दो विद्युत बल रेखा के बीच में दबाव बढ़ जाता है और एक वो ऊपर चले जाती है, इस प्रकार हो जाती है, वो इस तरह हो जाती है। देख पा रहे होंगे दोनों से सबसे बाहर निकल रहा है रेखा, इस प्रकार बच्चों। तो ये दबाव जो बढ़ता है कि नहीं, ये जो आप देख पा रहे हैं कि सभी बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करती है, तो ओवरलैप नहीं करेगी, लेकिन आवेश जब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होता है तो इस दोनों रेखाओं के बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है और दोनों के बीच में दबाव बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे से दूर जाना चाहती है कि नहीं। इसीलिए दो विद्युत बल रेखा एक है ना कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसी गुण के आधार पर जब दो समान आवेश को एक दूसरे के नज़दीक जब लाया जाता है तो दो बल रेखाओं के बीच में दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से एक दूसरे को वो है ना विपरीत दिशा में ढकेल देती है। यही प्रतिकर्षण करने का गुण है बच्चों उसका। तो ये तो था इसका विद्युत क्षेत्र बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे आगे नया टॉपिक्स, है कि नहीं। विद्युत विभव किसको कहते हैं? विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है? जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कहेंगे। तो किसको कहते हैं विद्युत विभव? देखिए विद्युत विभव जो होता है इसको बारे में आप लोगों को जानने से पहले ये चीज़ जानिए कि विद्युत बल रेखा जो विद्युत विभव जो होता है वो आवेश के गति की दिशा को निर्धारित करती है। तो सबसे सरल तरीका से आप लोग समझिए कि विद्युत विभव आवेश के गति को निर्धारित करती है। विद्युत विभव आवेश के गति की दिशा, आवेश के गति की दिशा को निर्धारित करती है, गति के दिशा को निर्धारित करती है, गति के दिशा को निर्धारित करती है कि आवेश जो होती है वो किधर गति करेगी, है कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर गति करेगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर गति करेगा, ये विद्युत विभव इसके बारे में हमको बतलाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर दो आवेश है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पर या प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है। तो दोनों चार्ज एक दूसरे के पास रखा गया, तो कौन चार्ज किस चार्ज की ओर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा, ये चीज़ आपको बताना है। कौन चार्ज किधर की ओर गति करेगा, तो इसके लिए हम लोगों को विद्युत विभव को जानना जरूरी हो जाता है।
यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है बच्चों कि प्लस क्यू आवेश यदि धन आवेश है तो वो उच्च विभव में कहा जाता है कि नहीं। उच्च विभव मतलब प्लस चार्ज का विभव उच्च होता है और माइनस चार्ज का जो विभव होता है वो निम्न होता है, वो निम्न विभव होता है ना, वो निम्न विभव होता है। मतलब प्लस चार्ज को हम लोग हायर पोटेंशियल में कहते हैं और माइनस चार्ज को हम लोग लोअर पोटेंशियल में कहते हैं। तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि यदि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है तो अब ये किधर गति करेगा। तो जब भी ये गति करता है याद रखिएगा कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा, मतलब माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की ओर गति करता है। तो कहने का मतलब हो गया कि आवेश हमेशा किधर गति करेगा, आवेश हमेशा निम्न विभव से, आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, की ओर गति करता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो इसको समझने के लिए आप लोग सिंपली जो होता है एक टंकी का इस्तेमाल करिए। आप लोग जैसे मान लेते हैं कि ये एक टंकी है हमारा, है कि नहीं, और यहाँ पर एक टंकी है इस प्रकार। तो ये टंकी में मान लीजिए एक पाइप लगा दिए इस प्रकार पाइप, और इसको हम लोग पानी इसमें भर दिए हैं बच्चों। तो अब हमको बताइए कि पानी किधर गिरेगा, है कि नहीं। ये यदि टंकी में ये ऊपर में है तो इसका मतलब ये कि ये उच्च विभव में है कि नहीं, और ये टंकी निम्न विभव में है, ये निम्न विभव में है। तो पानी जब भी गिरेगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो यहाँ पर एक बात आप लोग कहिएगा कि सर पानी तो है ना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है, तो ये पानी जो होती है बच्चों ये विद्युत धारा के रूप में काम करता है कि नहीं। ये पानी जो गिर रही है ये विद्युत धारा के रूप में काम करता है। एक तरह से कहिए कि ये एक विद्युत धारा होगा, है कि नहीं, विद्युत धारा। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो विद्युत धारा जो होती है ये जस्ट आवेश के गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर लिखा है ये बात कि आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करती है, लेकिन विद्युत धारा आवेश के गति के विपरीत दिशा में होती है। लेकिन विद्युत धारा जो होती है, लेकिन विद्युत धारा है कि नहीं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है कि नहीं। लेकिन विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, की ओर प्रवाहित होती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आवेश की गति और विद्युत धारा की गति एक दूसरे के विपरीत होती है। कौन सी आवेश, तो ऋण नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आवेश की गति है कि नहीं, की गति है कि नहीं विद्युत धारा के गति के विपरीत होती है, विद्युत धारा के गति के विपरीत होती है, गति के विपरीत होती है, के विपरीत होती है कि नहीं। तो आप लोग इस टंकी में देख पा रहे होंगे कि ये टंकी में यदि पानी भरा हुआ है और ये टंकी खाली है तो इसमें विद्युत धारा या जल धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही है। इसी प्रकार विद्युत धारा भी जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो आवेश की गति क्या होगी, जस्ट उसका उल्टा होता है। आवेश का प्रभाव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, लेकिन विद्युत धारा का प्रभाव हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है बच्चों, है कि नहीं। इस बात को आप लोग समझिए कि विभव क्या कहा बताता है, कि विभव हमें बतलाता है कि आवेश की गति किधर होती है और आवेश की गति के कारण विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, वो किधर प्रवाहित होता है। तो इसको उम्मीद है बच्चों कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। लेकिन विद्युत धारा का जो मेन समझने का जो उद्देश्य होता है बच्चों वो इस प्रकार होता है। चलिए हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए विद्युत विभव, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है। देखिए इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर
एकांक धनावेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है ना। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहलाता है या विद्युत विभव कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ एक प्लस क्यू आवेश है, ये एक प्लस क्यू आवेश, तो ये प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा और यहाँ पर एक आवेश मैंने रख दिया क्यू आवेश, है कि नहीं, जो कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है बच्चों। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा कि सिद्धांत देने के क्रम में हम लोग ये बात का उम्मीद रखते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला होता है। तो इसका मतलब है कि ये आवेश और ये आवेश दोनों के बीच की दूरी अनंत है, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब ये आवेश अपने आप तो इधर आएगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों चाहता है कि एक दूसरे से हम दूर चले जाएं, निकट तो जाना नहीं चाहता है। तो इसका मतलब है कि इस आवेश को हमको यदि इस आवेश के निकट लाना है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको, है कि नहीं, लाएंगे, उसको उठा करके, इस आवेश को उठा करके यहाँ से यहाँ तक हम लोग लाते हैं। तो लाने में जो हमको काम करना पड़ता है, अब हमको कार्य कैसे करना पड़ रहा है लाने में, ये भी बात को समझिए। दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है एफ, है कि नहीं, एफ बल लग रहा है। अब इसको उठा करके मुझे यहाँ तक लाना है। मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, इसको हम लोगों को बी बिंदु तक लाना है। तो लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो विस्थापन हम लोगों को करना पड़ेगा बच्चों, है ना। यहाँ से मान के एक्स दूरी तक उसको हम लोग विस्थापित किए, तो दोनों के बीच में एफ बल लग रहा है और विस्थापन उत्पन्न कर रहे हैं, तो बल गुना विस्थापन को हम लोग कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर आप जानते ही हैं क्या कहते हैं? एफ इंटू एक्स बल गुना, है ना, विस्थापन को कार्य कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्लस क्यू आवेश को यदि प्लस क्यू इस आवेश की ओर हम लाएंगे तो हमको लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। हमने परिभाषा में लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, है कि नहीं। दोनों आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, दोनों आवेश एक दूसरे के नज़दीक तो आ नहीं सकता है, हमको ले जाना पड़ेगा उठा करके। तो ये एफ बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, और इसको विस्थापित किए एक्स दूरी से, तो कितना कार्य हुआ? एफ गुना एक्स कार्य हुआ। तो हम लोगों ने मान लेते हैं कि यह कार्य डब्लू होता है। तो हम लोग की क्या माना? देखिए यहाँ पर माना प्लस क्यू आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक, है ना, अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। बात को समझिएगा, एकांकी नियम का प्रयोग कर रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। तो एकांक में एक आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W/Q होगा बच्चों। परिभाषा में भी मैंने यही कहा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, हमने क्या लिखा कि प्लस क्यू आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। तो एकांक आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W/Q होगा। तो यही मेरा विभव है ना, यही मेरा विभव। तो इसी को हम लोग विभव कहते हैं। तो इसको हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। तो V इज इक्वल टू हो गया W/Q। ये विभव का मेरा व्यंजक होता है, एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया इसको? क्लियर है कि नहीं? इसको समझना होगा बच्चों, है कि नहीं, अच्छी तरह से।
देखिए अब विभव का मात्रक कितना होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, विद्युत विभव का मात्रक है ना, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है कि नहीं, कार्य है, डब्लू कार्य, कार्य का मात्रक आप जानते हैं जूल होता है कि नहीं, और आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब, इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं, जूल प्रति कूलम्ब को ही हम लोग वोल्ट कहेंगे, वोल्ट कहा जाता है, जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों को वोल्ट की परिभाषा देना है कि वोल्ट का, तो आप कहेंगे कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, आप कह सकते हैं जूल प्रति कूलम्ब होगा या तो फिर वोल्ट होगा। अब लिखेंगे वोल्ट की परिभाषा, कैसे दिया जाता है वोल्ट की परिभाषा, वोल्ट की परिभाषा कैसे देंगे, तो वोल्ट की परिभाषा देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसका व्यंजक लिखेंगे, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ माना W इज इक्वल टू 1 जूल है तथा Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब है। हमने क्या माना, W इज इक्वल टू 1 जूल और Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, तो V का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं, विभव इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। तब इसका परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि देखिए एकांक आवेश को, है कि नहीं, एकांक आवेश को या 1 कूलम्ब आवेश को ऐसे भी दे सकते हैं, एकांक आवेश को या 1 कूलम्ब आवेश को, या 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक, अनंत से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, 1 जूल है, तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट का होगा, 1 वोल्ट का होगा। इस प्रकार हम लोग उसको परिभाषित करते हैं, मैंने एकांक आवेश को, है कि नहीं, या 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट का होगा। तो इस प्रकार हम लोग वोल्ट को परिभाषित करते हैं बच्चों। तो इसको आप लोग समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझे होंगे, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि विभवांतर किसको कहा जाता है, विभवांतर किसको कहते हैं, विभवांतर जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कहते हैं, किसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए इसको 2 रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं, तो सबसे आसान परिभाषा जो होता है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। परिभाषा क्या हो गया, विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। लेकिन ये बेसिक डिफिनेशन नहीं है बच्चों, है कि नहीं, इसको हम लोग बेसिक डिफिनेशन नहीं कह सकते हैं। तो बेसिक डिफिनेशन यदि मुझे देना होगा तो बेसिक डिफिनेशन इस प्रकार देते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर विभव का यदि परिभाषा याद है तो विभवांतर का परिभाषा आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका बेसिक डिफिनेशन देंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, है ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को, है ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के अंतर को, कार्य के अंतर को, है ना, कार्य के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है।
किया गया कार्य के अंतर को विभवांतर कहेंगे। बेसिक डिफिनेशन यही है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह विभवांतर होता है। तो मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो ये आवेश जो है सैद्धांतिक रूप में अपना विद्युत क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला के रखेगा बच्चों। तो अनंत दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ पर अनंत है और यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है अनंत दूरी पर। तो ये आवेश को यहाँ से यहाँ तक उठा के लाएंगे, तभी अपने आप आ तो नहीं सकता, हमको उठा के लाना पड़ेगा बच्चों। तो मान लेते हैं कि इस आवेश को इस बिंदु तक उठा करके लाया गया है कि जहाँ उसका नाम है ए। तो इस बिंदु पर और अब पुनः आवेश को उठा करके एक बार हम बी बिंदु पर लाएंगे। तो आप हमको बता सकते हैं कि आवेश को ए बिंदु तक लाने में कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा कि बी बिंदु तक लाने में कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियसली है बच्चों कि ए बिंदु पे कम काम करना पड़ेगा और बी बिंदु पर हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब जितना हम इस आवेश के नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा हमको कार्य करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा बच्चों उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। तो इस बिंदु पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल मेरा क्या हो गया बच्चों, V1 है, और इस बिंदु पर मेरा पोटेंशियल V2 है, विभव है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए प्लस क्यू आवेश को ए पर, है कि नहीं, ए पर लाने में, है ना, ए पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य W1 है, तथा बी पर लाने पर, है ना, बी पर लाने में, है ना, बी पर लाने में किया गया कार्य, कितना है, W2 है। तो दोनों के बीच में कार्य का अंतर कितना होगा, तो बताइए ए से बी तक में आवेश को ए से बी तक लाने में कार्य का अंतर कितना होगा। आवेश को, है ना, ए से बी तक, है ना, ए से बी तक लाने में कार्य का अंतर कितना होगा। ए से बी तक लाने में कार्य का अंतर, आप जानते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कार्य हमको W2 करना पड़ रहा है, यहाँ पर कार्य हमको W1 करना पड़ रहा है। तो W2 पर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और W1 पे कम कार्य करना पड़ रहा है कि नहीं। ए तक हम इस आवेश को ए तक लाएं तो W1 काम करना पड़ रहा है, इस आवेश को यहाँ तक लाएं तो W2 काम करना पड़ रहा है। तो ए से बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, W2 माइनस W1 हमको काम करना पड़ेगा। तो W2 माइनस W1, है ना। तो अब हमको बताइए W2 माइनस W1 होगा तो इसका पोटेंशियल कितना होगा W। तो हम लोग लिखेंगे विभव के परिभाषा से, है ना, विभव के परिभाषा से हम लोग विभव का परिभाषा जानते हैं। तो विभव कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा W2 माइनस W1। एक ही आवेश को ला रहे हैं तो वो कौन सा आवेश होगा, प्लस क्यू आवेश होगा। तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। कार्य के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। यदि आप इसको एक्सपेंड करना चाहिएगा तो इस प्रकार कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे W2 बाई प्लस क्यू लिखेंगे, माइनस यहाँ W1 बाई प्लस क्यू लिखेंगे। तो V इज इक्वल टू W2 बाई, है कि नहीं, क्यू क्या हो जाएगा, मतलब आवेश को B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा। आप देख रहे होंगे फोटो में, आवेश को बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा। तो इसका मतलब है कि ये बी बिंदु का विभव बता रहा है। आवेश को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इसका मतलब है कि ये ए बिंदु का विभव बता रहा है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा V2 माइनस V1। तो ये दोनों ही परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वही हो गया, कार्य के अंतर को विभवांतर कहते हैं और यहाँ पर हो गया विभव के अंतर को भी विभवांतर कहते हैं। तो इस प्रकार जो हम लोग विभवांतर को समझते हैं बच्चों। तो इस समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से, है कि नहीं। हमने क्या बोला शुरू से एक बार देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, एकांक धनावेश को, है कि नहीं। हमने क्यू आवेश को, है कि नहीं, क्यू आवेश को
ए से बी ए है ना, ए पर ले गया, उसके बाद मैंने बी पर ले गया, तो है ना क्यू आवेश को आप फोटो में देख पा रहे होंगे, क्यू आवेश को ए से बी पर ले गया, तो दो कार्य का अंतर कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर W2 माइनस W1 होगा। तो एकांक आवेश को है ना अब ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन किया तो हम लोगों ने पाया कि V2 माइनस V1 मतलब दोनों बिंदु पर विभव के अंतर को भी विभवांतर हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और भी कुछ बातें, तो इसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो इसके संबंध में हम लोग एक प्रॉब्लम बनाते हैं बच्चों और देखते हैं कि कैसे बनता है प्रॉब्लम। तो देखिए, मानते हैं कि 10 कूलम्ब आवेश को, है ना, 10 कूलम्ब आवेश को, है कि नहीं, 10 कूलम्ब आवेश को लाने में किया गया कार्य, 50 जूल है, 50 जूल है। तो है ना, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर विभव ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र के अंदर विभव ज्ञात करें, विभव ज्ञात करें। कितना हो जाएगा, तो विभव की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो W का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, W का मान दिया हुआ है 50 जूल कार्य करना पड़ रहा है, और आवेश मेरे पास जो दिया हुआ है Q बराबर 10 कूलम्ब है। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, 50/10, इसको काटेंगे तो 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। हम ये चीज़ जानते हैं। इसी प्रकार कि आवेश को दो बिंदु तक, कि पहला बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है कि नहीं, कितना है, मान लेते हैं कि जैसे आवेश मान लेते हैं कि इसी प्रकार मेरे पास यहाँ एक अन्य क्वेश्चन है कि एक आवेश मान लेते हैं कि 10 कूलम्ब का आवेश है, एक ए बिंदु है कि नहीं, और उसको बी बिंदु है। ए बिंदु पर ले जाते हैं तो वहाँ पर हमको कार्य करना पड़ता है 50 जूल, है ना, और आवेश के नज़दीक ले जाते हैं तो यहाँ पर हमको काम करना पड़ता है 100 जूल। तो बताइए कि दोनों बिंदु के बीच में विभवांतर, ए और बी बिंदु के बीच में विभवांतर कितना होगा। तो सबसे पहले दोनों के बीच में कार्य का अंतर निकालेंगे, तो कार्य का अंतर कितना होगा, कार्य का अंतर इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 100 जूल माइनस 50 जूल इज इक्वल टू हमको बचेगा 50 जूल होगा, है कि नहीं। तो विभवांतर की परिभाषा से V इज इक्वल टू यहाँ पर होता है W/Q। तो कार्य हमको 50 जूल करना पड़ा है, और यहाँ पर आवेश है 10, इसको भी हम लोग काटेंगे तो 5 वोल्ट आएगा। तो इस प्रकार भी आप लोग प्रश्न को बना सकते हैं बच्चों, है ना। तो आज इतना ही क्लास रहेगा बच्चों, क्योंकि नया टॉपिक्स शुरू यदि हम करते हैं, जिसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं बच्चों, यदि हम लोग शुरुआत करेंगे ओम का नियम, तो ओम का नियम का यदि हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक्स हो जाता है अपने आप में। तो आज मेरे पास समय काफ़ी हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों कि ओम का नियम किसे कहते हैं। तो आप लोग आज जितना बताया गया है बच्चों, उसको आज अच्छी तरह से आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, है ना, उसे बार बार पढ़ने का प्रयास करिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम उसको देखें, है कि नहीं, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। है या 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं, है ना, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि कम से कम ही मेहनत में हमको ऐसा कुछ टॉपिक्स मिल जाए तो हमको जो तुरंत समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, या कोई ऐसे टीचर मिल जाए जो कि हमको एक बार में ही समझा दे। तो बच्चों ये बात की उम्मीद आप छोड़ दीजिए कि एक बार में समझाने से आपको समझ में आ जाएगा। समझने की प्रकृति होती है कि आपको खुद समझना होगा, है कि नहीं, आपको खुद लगन रखना होगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी, तभी जाके वो टॉपिक्स आपको समझ में आएगा। समझाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जो चीज़ यहाँ इस वीडियो में बताया जा रहा है वही बातें आपकी किताब में भी लिखी गई है कि नहीं। तो उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें बच्चों, मन लगा करके पढ़ें, और नोट्स बनाएं, होमवर्क बनाएं, है ना। इससे जितना भी रिलेटेड आपका जो होमवर्क है, आपके किताब में प्रश्न दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, और टेक्स्ट बुक को आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो होता है बेसिक होता है ना, वो चीज़ आप लोग ज़रूर पढ़ें, और है ना,
हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ओम का नियम क्या होता है बच्चों। तो आज इतना ही रहेगा क्लास को। तो जो बच्चे हमारे क्लास में नए हैं उसका सबसे पहला यही काम होगा कि सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छा ट्यूशन, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज है कि नहीं, उसको नहीं मिल पाता है बच्चों। तो आप लोग के ज़रिए यदि उस बच्चे तक यदि ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि उस बच्चे का मैं भलाई ही कर रहा हूं। तो ये काम भी आप लोग करें बच्चे, है ना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उसे भी पढ़ने का मौका दें। और है ना, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खेलते रहें बच्चों। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों।